नमस्कार, प्रश्नकाल के साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। पूछ लो जनाब पुलिस वालों का हाल। ये हम क्यों कह रहे हैं, इससे पहले मैं आपको ब्रीफ करूं, इसके आगे के तथ्य और पीछे की जानकारियां बताऊं। एक पत्र आपको पढ़ के सुना दे रही हूं ताकि आप सब कुछ समझ जाएं, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े। ये जो पत्र है ये पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। विषय: अपने पद व पावर का दुरुपयोग करके मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले पुलिस उच्चाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। महोदय, सादर अवगत कराना है कि एसआई प्रताप बहादुर पटेल, थाना चिरवाताल सर्किल, कैपियरगंज, जनपद गोरखपुर में कार्यरत हैं। उनके परिवार में लगातार 4 मौतें हुई हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि श्री राहुल भाटी, आईपीएस क्षेत्राधिकारी, कैपियरगंज, ने उनको अवकाश प्रदान नहीं किया है। इसी तरह उसी थाने में एसआई घनश्याम उपाध्याय भी कार्यरत हैं। उनके घर में भी 2 मौतें हो चुकी है, वो भी अवकाश हेतु परेशान है। प्रायः देखा जा रहा है कि इस कोरोना महामारी में पुलिस कर्मचारियों एवं उनके पारिवारिक जनों के बीमार होने पर तथा उनके परिवार में मृत्यु हो जाने पर भी अवकाश प्रदान नहीं किया जा रहा। इससे पुलिस कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है। अतः रक्षक कल्याण ट्रस्ट पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन सरकार से मांग करती है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में किसी भी कर्मचारी के अवकाश को किसी भी दशा में ना रोका जाए और उन्हें समाज में तत्काल अवकाश प्रदान किया जाए। साथ ही पुलिस उच्चाधिकारियों के विरुद्ध अपने पद और पावर का दुरुपयोग करने एवं आईपीएस आचरण नियमावली के विपरीत कार्य करने, कर्मचारियों का मौलिक अधिकारों का हनन करने, कर्मचारियों को प्रताड़ित एवं परेशान करने के आरोपों में तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें। इस पत्र को सुनकर के आप समझ गए होंगे कि आज हमने क्यों इस बात को कहा कि जनाब पुलिस वालों की भी सुन लीजिए। आपदा आपके लिए है तो उनके लिए भी है, कोरोना आपके लिए है तो उनके लिए भी है। खाकी से चोर डरते होंगे, बदमाश डरते होंगे, बड़े बड़े आतंकी डरते होंगे, लेकिन कोरोना खाकी को देख के नहीं डरता है। वो एक बीमारी है, वो किसी के भी घर में हो सकती है। मौत भी अटल सत्य है, वो भी खाकी से नहीं डरती है। मौत खाकी वाले के घर भी होता है, खादी वाले के घर भी होता है और काले कोट पहनने वाले के घर भी होता है। लेकिन अगर किसी के परिवार में किसी की मौत हो जाने के बाद भी अगर आप उसे अवकाश नहीं पहुंचा दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में यह पत्र लिखा गया है। कुछ और चीजें भी हैं, उन्हें देखिए और सुनिए, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आखिरकार हम बार बार पुलिस महकमे के दर्द को आपके सामने रखना चाहते हैं। क्योंकि आज एक ऑडियो भी वायरल हुई, इस ऑडियो को भी मैं आप तक रखूंगी। एसएसपी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है लोग प्रताड़ित है, सामाजिक तौर से वो प्रताड़ित हैं, अधिकारियों की तरफ से वो प्रताड़ित हैं। इसके साथ एक और वीडियो हमारे सामने आया जब अधिकारियों की लताड़ जो है वो छोटे सिपाही उनकी गलती की वजह से खाते नजर आए। ऐसी कई बार स्थितियां आ चुकी हैं और कई जगह पर ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं जहां एक महिला कांस्टेबल थाने में बैठ करके शिकायत कर रही है कि मुझे बुखार आ रखा है जनाब, मेरी तबीयत खराब है, मुझे फिर भी छुट्टी नहीं दे रहे, जबकि मैंने कब से इनको छुट्टी का ज्ञापन दे रखा है। सवाल यह है कि क्या मानवता को त्याग करके इन सिपाहियों से नौकरी कराई जाएगी? क्या इनके परिवार में मौत हो जाने पर इनके नैतिक मूल्यों का हनन कर दिया जाएगा, नैतिक अधिकारों का हनन कर लिया जाएगा? क्या इनके परिवार के प्रति किसी की संवेदनाएं नहीं रहेंगी क्योंकि इन्होंने खाकी पहनी और खादी की बात सुनते हैं इसलिए? अगर खाकी की जिम्मेदारियों को हम नहीं संभाल पा रहे या उनके अधिकारों का हम संरक्षण नहीं कर पा रहे तो वो हमारे अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, एक बड़ा सवाल है। कुछ तस्वीरें हैं वो जरूर देखिएगा और कुछ ऑडियोज भी है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। गाली दे दो, अपमानित करो, बस यही काम रह गया है सबका। कम से कम अपने कर्मचारी अधिकारी जो जिस थाने में है उसकी डेली फोन से बात करके हालचाल लें। अगर लगता है कि कहीं उसको प्रॉब्लम में है, किसी आवश्यकता है सहायता की, रेमडेसिविर की या बेहतर हॉस्पिटल में भिजवाने की, तो कुछ न कर सके तो हमको तो बता दें। कम से कम बात कर लूँ। अंबिकाचरण श्रीवास्तव है, स्टेनो है एसपी क्राइम के, ये सीरियस कंडीशन में सुधा हॉस्पिटल मेरठ में है।
लेकिन न तो एसपी क्राइम की पेशी के कोई बता रहा है, न इनका नाम नोट कर रहा है। जब ये मर जाएंगे तब बताएंगे साहब एक अपना स्टेनो मर गया। ये बहुत आपत्तिजनक और बहुत संवेदनहीनता का द्योतक है। थाना प्रभारियों को बताइए कि उनके थाने के जितने कर्मचारी गए हैं छुट्टी, चाहे गए हों बीमार हो, चाहे यहाँ से पॉजिटिव होके गए हैं, सबकी हालचाल लेकर के अगर किसी के यहाँ का कोई मरा है और उसने मरने के बाद सूचना दी बताया तो इसे बहुत एडवर्सली लिया जाएगा। इसलिए सारे थाना प्रभारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है सीओज की कि वो अपनी पेशी के और थाना प्रभारी अपने थानों के, आरआई अपनी लाइन के, एसपी क्राइम अपने लाइन का और पेशी का हिसाब रखें। अगर जरा भी किसी की तबीयत खराब होती है तो तत्काल सूचना दें। बचना न बचना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन प्रयास हम लोगों के हाथ में है। अगर हम दंडित करते हैं, कार्रवाई करते हैं, केवल इसी काम के लिए फोर्स बना हुआ है। अब कहाँ जाएगा वो, कौन रेमडेसिविर उसको दिलवाएगा, कौन ऑक्सीजन दिलवाएगा? तो जरा सबको बताइए कि इसको इंश्योर करें। अगर मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, आपका परिचय कराती है, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ हुजा जरीवाल जी हैं, आप के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही मेरे साथ आशीष चित्रांशी जी हैं, एडिटर इन चीफ हैं। मेरे साथ आनंद पांडे जी हैं, सपा से नेता हैं। इसके साथ ही अवनीश सलूजा जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस नेता हैं। पहला सवाल मेरा अवनीश जी, मेरा पहला सवाल जो है वो चित्रांशी जी आपसे होगा, क्योंकि पुलिस महकमे के लिए हम हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कह देते हैं कि आपकी है। चोरी हुई तो आप देखिए, किडनैपिंग हुई है तो आप देखिए, कोई और घटना हुई है तो आप देखिए, लेकिन उनका भी तो कुछ दर्द है जिसे किसी को देखना होगा। इस कोरोना काल में हमने उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर तो कह दिया, हमने कह दिया कि जनाब आप फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, सड़कों पर खड़ा करके हम भूल गए कि इस तपती धूप में उन्हें पानी की जरूरत है। और अब जब पूरे देश में मौत का काल तांडव कर रहा है, हर घर में हर जगह कहीं ना कहीं मौत की चीख पुकार मची हुई है, उस दौरान ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि जनाब हमारे घर में बीमार है, हमारे घर में लोग मर रहे हैं, कम से कम अवकाश तो दे दीजिए। तो इनके अवकाश भी रद्द कर दिए जा रहे हैं। काव्या, सबसे पहले तो कंट्रोल रूम ब्रजेंद्र सिंह यादव हैं, ये पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी हैं। इनको कंट्रोल रूम जोड़ ले, इनका रहना डिबेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तमाम पुलिस से जुड़े मसले रखेंगे। उसके अलावा काव्या, इस पूरी डिबेट को पहले समझ लीजिए कि किस दायरे में होना है, क्या समस्या हम लेके आए हैं। आज दो तस्वीरें, पहली आपने एक चिट्ठी पढ़ी जो मुख्यमंत्री को पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने लिखा है। वो चिट्ठी दो मामले हैं, दो मामले, उस चिट्ठी में दो मामलों का जिक्र है। ये दो मामले जैसे चावल पका है कि नहीं पका है, किचन में गृहिणी पूरा चावल का कुकर नहीं पलट के देखती है, भगोना नहीं पलट के देखती है, उस भगोने में से चावल का दाना निकाल के और एक दाना देखती है और पता चल जाता है चावल पका है या कच्चा है। तो ये चिट्ठी में दो मामले हैं। वो दो मामले उत्तर प्रदेश की पुलिस, उस पुलिस में मैं साफ कर दूं सिपाही और एसआई, इनके दर्द को बयां करने के लिए दो उदाहरण जो है वो पर्याप्त हैं। ये दो उदाहरण हल्के फुल्के नहीं है। एक में एक एसआई के घर में भाई की डेथ हो गई इस समय में, और परिवार में एक दो लोगों की गंभीर तबीयत खराब है, छुट्टी नहीं दी गई। गोरखपुर के एक थाने का मामला, छुट्टी नहीं दी गई। मैंने आज एक सिपाही से बात की, बातचीत में सिपाही ने एसआई थे, एसआई से बातचीत हुई। वो बताए ये कोई नई बात नहीं है भैया, पिछले साल चाचक हमारे निधन हुआ था, तब भी घर में हमारा जाना जरूरी था, तब भी छुट्टी नहीं मिली थी। चाचा डेथ हुई तब भी नहीं मिली। भाई ये तो अब आदत सी पड़ गई है कि अपने दुख परिवार के मातम में भी जा करके हम वहां पे ढाढ़स नहीं बढ़ा सकते हैं अपने परिवार को। ठीक है, तो एक तो ये चिट्ठी, उसके बाद आज मौके से एक आईपीएस है बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह, मैं पूरी डिबेट में जोड़ के संतोष सिंह का अभिनंदन करता हूं। संतोष सिंह जैसे अगर आईपीएस, संतोष कुमार सिंह एसएसपी बुलंदशहर, अगर ऐसे आईपीएस, ऐसे संवेदनशील आईपीएस, पत्थर दिल नहीं संवेदनशील आईपीएस, अगर हर जिले का कप्तान ऐसा ही हो तो पुलिसिंग में मुझे लगता है कि ये सिपाही एसआई का दर्द बहुत हद तक सरकार भले कुछ करे न करे, लेकिन
एक संवेदनशील कप्तान अपने जिले के सिपाहियों, एसआई, इनके दुख को, दर्द को बहुत हद तक कम कर सकता है। आज जो है कप्तान ने, बुलंदशहर कप्तान संतोष कुमार सिंह ने अपने जिले के एएसपी, सीईओ और थानाध्यक्ष, ये थानाध्यक्ष की प्रताड़ना छोटी नहीं है। ये जैसे ही कुर्सी मिलती है, एक तो थानाध्यक्ष बनने के लिए पापड़ इतने बेलते हैं नीचे से ऊपर तक, हर तरीके के पापड़, सबको पता होगा जो लोग जुड़े हुए हैं। और थानाध्यक्ष बनने के बाद वो बिल्कुल पुलिसिंग में वो लठैत हो जाते हैं कि वो अपने ही सिपाही दरोगा को कुछ नहीं समझते हैं, जो उनके सिस्टम में रह के न काम करे, उन्हीं के हिसाब से सेटिंग एंड गेटिंग के खेल में शामिल हो जाए। तो संतोष सिंह ने एएसपी से लेके, सीईओ से लेके और थानाध्यक्ष तक सबको कड़ी फटकार, एक बार वो ऑडियो जरूर प्रदेश को सुनना चाहिए, सिपाही और एसआई को सुनना चाहिए। और मुझको लगता है इस प्रदेश के जितने आईपीएस हैं उनको कान खोल करके उस ऑडियो को सुनना चाहिए संतोष कुमार सिंह के। संतोष कुमार सिंह की संवेदना और इस सिस्टम के लिए ये भी संतोष सिंह ने साफ कर दिया है कि इस सिस्टम में संवेदनहीनता है। अगर नहीं होती संवेदनहीनता तो जो है एक आईपीएस को ये शब्द बोलने न पड़ते। आईपीएस के शुरुआती, संतोष सिंह के शुरुआती शब्द पता है आपको क्या है? संतोष सिंह के शुरुआती शब्द हैं कि अपमान और गालियां ही दोगे उनको, वो सिपाही एसआई जो है उनको अपमान और गाली ही दोगे। किससे बोल रहे हैं? सीईओ और थानाध्यक्षों से केवल गाली और अपमान दोगे? उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत हो सकती है, उनको ऑक्सीजन की कौन देगा? तुम नहीं दे पाओगे। उनका हालचाल पूछ के मुझे बताओ, मैं इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। उनके परिवार में भी कोई मर सकता है, उनके परिवार में भी कोई बीमार हो सकता है। हालचाल पूछो। और वहीं पर जब मैं सुबह संतोष सिंह का ये ऑडियो सुना तो दूसरी तरफ ये चिट्ठी पढ़ा। उसी समय मैंने तय कर लिया कि आज ये सिपाही और एसआई की बात होगी बहस में। मुद्दे हमको आम आदमी की बात करनी है, हमें आम आदमी का मुद्दा उठाना है, हमें अंबानी अडानी की बात नहीं करनी। हम प्रदेश के आम आदमी है सिपाही, आम आदमी एसआई। और आज जब ये मामले पढ़े कि निधन होने के बावजूद, दो मामले ऐसे कि घर में निधन हो गया, उसके बावजूद छुट्टी नहीं दिया गया। ये पीड़ा हर आदमी को, किसी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को हो, प्रतिनिधि हमारे साथ आम आदमी पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी को, सबको राजनीतिक दायरे पार करके ये सोचना पड़ेगा सरकार किसी की भी रहे, ये भी हमारे आपके बीच के हैं। और बड़ी संख्या है। पुलिसिंग चलाता कौन है? पुलिसिंग चलाता कौन है? सिपाही और एसआई। सबसे पहले अगर विजेंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो हम उनके पास चलेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। विजेंद्र सिंह जुड़े हैं क्या? जी विजेंद्र जी, ये दर्द जो है, ये सिपाहियों और एसआईओं का दर्द, मतलब बताइए, घर में निधन होने के बाद छुट्टी नहीं मिल रही है। और आपने शायद ऑडियो सुना होगा कि नहीं सुना होगा, मैं दोबारा भी सुनवाऊंगा। मैं साधुवाद, अभिनंदन, प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं एसएसपी बुलंदशहर का, जिन्होंने आज खुद सिपाही और एसआई के दर्द को कह दिया, सीईओ थानाध्यक्षों को फटकार लगाते हुए कि उनको फोन करके हाल चाल पूछो। जी, लेकिन एसएसपी बुलंदशहर जैसे इस प्रदेश में आईपीएस 2-4-6 हैं। बकिया तो आईपीएस अपने आचरण नियमावली का उल्लंघन करते हुए पुलिस कर्मचारियों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण जबरदस्त तरीके कर रहे हैं। उनके जो है, उनको छुट्टी के लिए तो मैंने लेटर लिख ही चुके, आपके संज्ञान में आ ही चुका है कि अब बात हो रहे हैं। और उपाध्याय जी हैं, इस तरह से और भी कर्मचारी हैं। जैसे उनको घर में कोई वो खुद बीमार हो जाए, उनका बच्चा बीमार हो जाए, उनके घर में मौत हो जाए तो ये लोग जानबूझ करके छुट्टी नहीं देते हैं। जबकि और ये अगर एप्लीकेशन देते हैं ये कर्मचारी कि हमें 10 दिन की या 7 दिन की छुट्टी 13वीं के लिए चाहिए व्यवस्था, तो ये 3 दिन की देते, 5 दिन की देते। जबकि राज्यपाल महोदय का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी अधिकारी को उनकी छुट्टी में परिवर्तन करने का राइट, ये शक्ति राज्यपाल महोदय ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी काट के ये करते हैं।
इसी तरह से जैसे कि अभी एक और प्रकरण आया हुआ है कि ट्रांसफर कोरोना काल में, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घर में रहो, घर से ना निकलो, तो कोरोना काल में माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि ऐसे में अवैधानिक है ये ट्रांसफर पोस्टिंग। इसके बाद 18 आदेश पास किए गए हैं, 18 आदेश अलग अलग पास किए गए हैं, और उसमें जो है इन्होंने सबसे उल्लेखनीय बात उसमें ये है कि पुलिस निलंबित व्यक्तियों का भी स्थानांतरित किया गया है, जबकि पुलिस अधिकारियों की दंड अपील नियमावली नियम 6 के मुताबिक जिन पर विभागीय कार्रवाई हो रही है या जिन जो स्थानांतरण उनका किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, तो ये पुलिस अधिकारियों की दंड अपील नियमावली के विपरीत भी कार्य कर रहे हैं। ये कानून को तो बिल्कुल देखते ही नहीं है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा बना रखा है। इससे पहले पूर्व एक डीजीपी थे, उन पर आरोप भी लगा था इस तरह से कि ये जब रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेकर के जो है कर्मचारियों का दोहन करते हैं। लेकिन ठीक है विजन जी, ठीक है, आपके पास फिर आएंगे। आपके पास चर्चा लंबी है, सभी लोगों से इस विषय पर गंभीर राय लेनी है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतिनिधि। आप बताइए, सरकार आपकी है, क्या आप लोगों को इन सिपाहियों का और एसआई का दर्द नहीं दिख रहा है? कोई ऐसा आदेश नहीं जारी होना चाहिए सख्ती से कप्तानों को? और आज तो उदाहरण है आपके पास कि सुधीर सिंह के ऑडियो को भेज दिया जाए सभी कप्तानों की। देखिए, आपके अंदर भी संवेदना ऐसी होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स पुलिस के जवान और उप निरीक्षक हैं, इन सबको मेरी संवेदना। आपने बिल्कुल सही बात कही कि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई आदेश आना चाहिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर जो भी निर्देश दे रही है वो सबको दे रही है कि कभी भी किसी भी फ्रंट लाइन वॉरियर के साथ में कोई मिसबिहेव ना हो। वो जनरल ऑर्डर है, उसको भी कंसीडर करना चाहिए। लेकिन उसके पहले एक तय पर हमें ये भी समझना चाहिए कि आज की डेट में जो IAS और IPS जैसे शब्द हैं, इनको ये कैसे कब और मतलब सर्विस गवर्नमेंट नौकरशाही से कभी अफसरशाही में बदल जाता है, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो मेन जिम्मेदारी होती है, अपने नीचे जितने भी पुलिस के जवान है या जितने भी कांस्टेबल्स हैं, उन सब की देखभाल परिवार के मुखिया के तौर पर IPS को करनी चाहिए, जिसका बहुत सर्वोत्तम उदाहरण अभी आपने बताया, वो उदाहरण आया। तो क्या सारे अधिकारी, सारे IPS या IAS क्या इस तरीके से उसको अपना परिवार मान के उसका ध्यान नहीं रख सकते? क्या इसके लिए भी किसी ऑर्डर या आदेश की जरूरत पड़ेगी? अरे ये तो मानवीय चीज है, इस पर तो सबको गौर करना चाहिए। और रही बात आदेश की, उसके लिए सरकार ने जनरल ऑर्डर दिया है फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए, और वो आदेश उसमें कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया गया कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स। नहीं, ये बताइए आप कि ठीक है, अभिभावक की जिम्मेदारी है। एक अच्छे अभिभावक का मैंने उदाहरण दिया, लेकिन मान लीजिए अगर अभिभावक नालायक नकारा हो, तो उसके ऊपर सबसे बड़ा अभिभावक भी तो लखनऊ में बैठाया गया है। अगर अभिभावक नालायक नकारा निकम्मा है, तो उस अभिभावक के ऊपर एक सर्वोच्च अभिभावक बैठाया गया है लखनऊ में, जिसको इस प्रदेश की जनता ने अपना अभिभावक चुन के बैठाया था। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और जनता ने जिसको अपना चुनाव करके और जिनको बिठाया हुआ है, वो अपनी जिम्मेदारी का निश्चित ही निर्वहन कर रहे हैं। और इस तरह के इंस्ट्रक्शंस, इस तरह के ऑर्डर सबके पास पहुंचे हुए हैं। और अभी आप पिछले 3-4 दिन में देख रहे होंगे कि जितने भी IPS यूपी में हैं, वो सारे खुद फील्ड पर आ रहे हैं और अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं। नहीं तो एक हफ्ते पहले तक ये तक था आशीष जी कि किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी होती है, कोई बीमार होता है, तो उसको कोई फोन करके नहीं पूछता था कि भाई तुम हो कि नहीं हो। अभी कम से कम ये चेंज पिछले 3-4 दिन में आया है। तो इसका मतलब जो मुख्य अभिभावक है, जो हमारे ठीक, इसमें एक बात समझ में आई कि 3 दिन पहले मुख्य अभिभावक
की नींद खुली है, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन 4.5 साल नहीं खुली, ये सोचने वाली बात है। 3 दिन पहले से अगर ऐसा हुआ तो ये बड़े सोचनीय बात है कि 4.5 साल ये देखने में लग गया। एक सिपाही का दर्द, बहुत बड़ी संख्या है सिपाहियों की, वो भी वोटर है, उनका परिवार भी वोटर है। अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता। आम आदमी पार्टी की तरफ पहले चलते हैं। आम आदमी पार्टी पुलिसिंग से दिल्ली में बहुत दुखी रही है, क्योंकि इनके हाथ में पुलिसिंग आई नहीं, हमेशा केंद्र सरकार के हाथ में रही है। लेकिन दिल्ली का दर्द आप देखते देखते अब यूपी की राजनीति में आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि इन सिपाहियों का दुख दर्द कैसे दूर होगा, इन एसआई का दुख दर्द कैसे दूर होगा? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैडम। मैं तो जो देखता हूं कि इसमें हम लोगों को दोष है, हम लोग मतलब सिस्टम चलाने वालों का। एक कोई संवेदनशील आदमी अगर नेतृत्व कर रहा है और ऊपर की कुर्सी पर बैठा है, तो अपने परिवार के, अपने सबऑर्डिनेट्स के दुख पे कभी भी लाठी नहीं चला सकता है। वो दुख पे हाथ ही फेरेगा, सर पे संवेदना देगा, सांत्वना देगा, और जो मदद हो पाएगी वो देगा। आखिर क्यों, आखिर ये संवेदनहीनता उच्च अफसरशाही, नौकरशाही में क्यों है? जी सर, दरअसल बात ये है कि यूपी में जो कोरोना डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी स्थिति इतनी बेहाल है कि ये मामले अभी जो सामने आ रहे हैं वो तो क्योंकि सामने आ गए, पता चल गए, मीडिया कवर हो गए तो पता चल रहे हैं। स्थिति बहुत पहले से बुरी है। दिल्ली में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास पुलिस फोर्स नहीं है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सेंटर के पास है, लेकिन बावजूद उसके हम लोग चाहे वो कोरोना मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे तमाम यहाँ पे जो अभी सूरत हाल बनी हुई है उन चीजों का अगर जायजा लिया जाए तो शुरू दिन से लेके अब तक दिल्ली सरकार हर चीज को इतनी सिस्टमैटिकली ट्रीट कर रही है। यहाँ पे जो सिविल डिफेंस पर्सनल है वो डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि वो लोगों को चाहे वो लॉकडाउन में लोगों का आने जाने का बात देखने वाली बात हो, चाहे वो किसी और तरीके की लोगों को सुविधा प्रोवाइड करने की बात हो, हर तरह की स्थिति सिविल डिफेंस पर्सनल यहाँ पे देखते हैं। रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, पुलिस पर्सनल उनके पास है, बावजूद उसके एक जो सिस्टमैटिक तरीका होता है पुलिस डिफेंस फोर्सेस का, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। अब आप देख लीजिए, आप यूपी की अगर जनता का मतलब अगर उसकी पॉपुलेशन का अंदाजा लगाएं तो अभी 23.15 करोड़ लगभग सिर्फ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, और हमारे पास पुलिस पर्सनल कितने हैं? तकरीबन 2.5 लाख के करीब। तो आप सोचिए मतलब ये कितना बड़ा एक फासला है। आप अगर पहले बात तो ऑलरेडी हमारे पास पुलिस में फोर्सेस की कमी है, हमारे पास रिक्रूटमेंट जितनी होना चाहिए उतनी होती नहीं है। अगर आप महिला फोर्स देख लें तो उसमें तो और भी बुरी स्थिति है। तो हमारे पास इतनी लैक ऑफ पुलिस फोर्स है, उसमें भी कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है, जैसे कोरोना इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक डिजास्टर माना जा रहा है, ग्लोबल पैंडेमिक है, तो वो भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि तमाम मैनेजमेंट पुलिस की तरफ से हो, आप इतना ओवर बर्डन उनको कर देंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस मैनेजमेंट कहां तक कर पाएगी? पुलिस के पास इतनी, ना तो उनके पास इतनी फोर्सेस है, ना उनके पास इतनी नो हाउ है, ना देखते होंगे। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि कई दफा मैंने देखा है कि पुलिस पर्सनल मास्क तक नहीं लगाते। समथिंग एज बेसिक एज पुटिंग अ मास्क एट द टाइम ऑफ कोरोना, वो भी पुलिस फोर्स नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके पास ये अवेयरनेस नहीं है। वो अवेयरनेस कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, राज्य सरकार की है, आदित्यनाथ सरकार की है। वो पूरी तरीके से इस मामले में फेल हो चुके हैं। आप देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिलता है। पुलिस पर्सनल इतने स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि वो उसमें आप सुसाइड के उनकी खबरें सुनते हैं। आप अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी, मुरादाबाद के एक एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी थे, उनको इतना स्ट्रेस हो चुका था, वो हॉस्पिटल में भी वहां पे जो स्टाफ है उसके साथ थोड़ी उनकी आर्ग्यूमेंट्स हुई, उसके बाद 5th फ्लोर से उन्होंने कूद के सुसाइड कर लिया। इतना ज्यादा आप सोचिए उनका स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा होगा कि उनको सुसाइड करना पड़ गया। निर्मल चौबे जी थे, उन्होंने अभी पिछले दिनों खबर आई थी, सेक्रेटेरिएट के सामने अपने आप को अपनी ही पिस्टल से उन्होंने गोली मार दी थी।
he shot himself. इतना स्ट्रेस आप पुलिस वालों को दोगे तो वो किधर से मैनेजमेंट करेंगे? ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये फेलियर है आदित्यनाथ सरकार का। अगर और अभी पिछले दिनों तो आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहे थे कि वो लोग कोरोना जितनी इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी एक ग्लोबल पैंडेमिक है, पूरे इंडिया को चपेटे में ले लिया है, यूपी का इतना बुरा हाल है, और वो क्या फरमा रहे हैं कि लोग इस बात को तवज्जो ना दे, लोग ये बात जाहिर भी ना करें। इनफैक्ट लोग अगर बता रहे हैं कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेसिक सुविधाएं हॉस्पिटल्स में नहीं है, लोग मर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर एनएसए करेंगे, आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे? ये तो यूपी का हाल है। तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी पुलिस फोर्स और पुलिस मैनेजमेंट एक स्ट्रीमलाइन हो सकेगी? ये इतनी बड़ी हुदा जी फिर आपके पास आते हैं, आपने एक लाइन से आरोपों की झड़ी लगा दी है योगी सरकार पे। चलते हैं हम आनंद जी के पास। आनंद जी, आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है सर। देखिए सर, एक लाइन से सुनिए। पहले एक सवाल आपसे सवाल ले लेता हूं। पहले आप भी लंबे समय तक 2012 से 17 तक सरकार में रहे, उसके पहले भी सरकार में रहे, नेताजी की सरकार रही। पुलिस सुधार पे मैं अपने अलग अलग बहस में हमेशा कहता हूं, पुलिस सुधार पर किसी सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया। हालांकि यहाँ पे तो भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि 3 दिन पहले से काफी एक्टिव हो गए हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप बताइए, आप भी इसमें जिम्मेदार उतने हैं कि नहीं है? आप अपनी जिम्मेदारी नहीं है। जितनी भी अखिलेश जी ने पुलिस के लिए सुधार किया, सोचा, शायद ही देश की आजादी के बाद में पुलिस के लिए उतना सोचा होगा, और उनको इतना मतलब बनाया है। चाहे आप देख लीजिए, उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्थाएं करी, हाईटेक हम लोगों ने कार्यालय पुलिस के लिए सिस्टम बनाया, और 100 नंबर हम लोगों ने प्रशासन करा जिससे जनता का भला हो सके, और पुलिस को हाईटेक किया, और पुलिस का बहुत ख्याल किया गया। मगर आज मौजूदा समय में चाहे इस देश के अफसर हो और चाहे इस प्रदेश के बड़े नेताओं या सरकार के लोग हो, इनके नाम मानवता नाम की इनकी कोई भी चीज नहीं रहेगी। देश हो या प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, हर व्यक्ति संकट की घड़ी से गुजर रहा है, लोग मर रहे हैं, शमशान और कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिल रही है, और अगर जगह मिल भी जाती है तो लकड़ियां नहीं मिल रही है, इलाज का भाव इतना है, अस्पतालों में जगह नहीं है, जगह मिल जाती तो ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं है। योगी जी इस ओर ध्यान न देकर केवल ध्यान किस ओर दे रहे हैं? गाय बछड़ों पर आ गए हैं, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। अगर गौशालों की मैं बात कर लिया जाए तो नगर निगम या हो या गांव में हो, सिर्फ दुधारू गाय पकड़ी जा रही है। आनंद जी विषयांतर मत होइए। आपके ऑक्सीजन और दवा तक तो मैं साथ था, अब गाय बछड़े पे जाएंगे। दवा ऑक्सीजन तक इसलिए मैं साथ था आपके, क्योंकि वो आम, सुनिए, वो आम आदमी की जरूरत है, वो सिपाही और दरोगा की भी जरूरत है, इसलिए मैं वहां तक साथ था। देखिए सर, जहां जनता की ओर ध्यान देना चाहिए, आज मानवता के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आप गाय और बछड़ों पे ले आएगा करके। अरे आप इस समय ऑक्सीजन की व्यवस्था करानी चाहिए, अस्पतालों में व्यवस्थाएं करानी चाहिए। आप इस समय जो कर्मचारी मर रहे हैं और जो कर्मचारी काम पे गए उनको छुट्टी देनी चाहिए, वो अपने परिवार में चले जाए। अभी आपने चुनाव में जिला पंचायती चुनाव में लगाया, आप पे कम से कम कुछ नहीं 1000 कर्मचारी मर गया। आज हमारे पुलिस वाले भाई वहां पर मर रहे हैं, उनको छुट्टियां नहीं दी जा रही है, वो अपने घर में नहीं जा सकते। तो आप मानवता आपके अंदर कहाँ रह गई? और यही आपने अफसरों को भी सिखाया। ठीक बात आ गई आपकी, ये बात सही है। ऑक्सीजन, दवा, पुलिस, सिपाही, यहीं तक। अभी आगे गाय बछड़ों पे बात और किसी बहस में करेंगे। आज सिर्फ हमारा मुद्दा सेंट्रिक है सिपाही और दरोगा, सिपाही और एसआई। हम उनके हक की बात पुरजोर तरीके से उठा लें। हो सकता है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बैठे हुए रविंद्र जी, हो सकता है इस मुद्दे को इतने पुरजोर तरीके से सरकार तक ले जाएं कि इनकी समस्याओं पर, इनके दुख पर थोड़ा सा ध्यान, यही मैं कह रहा हूं, यही हो सकता है। कोई भी चीज होती है, अगर वो ठीक है, सेवा में लगे हुए हैं, जनता की सेवा में लगे हैं, मगर उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी लोग हैं। यही आनंद जी, यही बात है। इसीलिए हम सार्थक बहस इसलिए चाहते हैं कि हो सकता है रविंद्र जी के अंदर की जो है अंतरात्मा ये पुकार करे कि चलते हैं, हम अपनी सत्ता से मांग करेंगे कि सिपाहियों और एसआईयों का दुख दर्द दूर करो। इसलिए इस बहस को लाया गया है। ठीक है, सलूजा साहब तक चलते हैं। सलूजा साहब, आवाज आ रही है अब तक?
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो रुजन साहब, एक चीज में मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे यही करूंगा, पुलिसिंग में जो दिक्कत थी, सिपाही दरोगा का दुख जो है ना, इस दुख के लिए हम सिर्फ योगी सरकार को मैं जिम्मेदार नहीं मानता। आज इनकी सरकार है तो इनकी आलोचना मैं खुल के कर रहा हूं और करूंगा, लेकिन सरकारें बहुत आई गई। मैं बार बार पुलिस और सिपाही की बहस को लेकर जब मैं बैठता हूं तो बार बार कहता हूं कि वो 1861 का पुलिस एक्ट क्यों है इस देश में, अब तक क्यों है? आप सोचिए कि 1861 में जब पुलिस एक्ट बना था, वो उस समय जितने पुलिसिंग में अफसरान थे, जो अधिकारी थे ना, जो हंटर और डंडा लेके चलते थे, वो अंग्रेज थे। और सिपाही दरोगा हिंदुस्तानी रखे जाते थे। तो वो तो शोषक थे ही। हम तो आज तक कह रहे हैं कि अंग्रेज हमारे शोषक थे, शोषण करते थे, प्रताड़ित करते थे, हमारा दमन करते थे, शोषण करते थे। तो जो उन्होंने, उनके अधिकारी तो वही कानून बनाएंगे जहां पर एक आदमी के हाथ में हंटर हो और वही उसी विभाग की वर्दी पहने हुए हर आदमी के पीठ पर वो हंटर और कोड़े बरसाए। वो 1861 का पुलिस एक्ट आज तक क्यों कायम है? आप भी इतने लंबे समय तक प्रदेश और देश पे राज किए, वो पुलिस एक्ट क्यों नहीं बदल पाए हुजूर आप लोग? एक बात आशीष जी आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले आप कई दशकों में देखा, उत्तर प्रदेश में थानों की राजनीति जब से शुरू हुई, क्योंकि पुलिस पे दबाव है, थानों की राजनीति, पुलिस प्रशासन पे दबाव, ये जितने राजनीतिक दलों ने जो पिछले समय में जिस तरीके से पुलिस को छोटे छोटे काम में इंटरफेयर करना शुरू किया। आपको पता होगा कि 2009 में मानवाधिकार की एक रिपोर्ट आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कि समय समय पे कम से कम 6-6 महीने पे हर पुलिस की सिपाही और दरोगा के खिलाफ काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि यही दो ऐसे लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर में रहते हैं और इनके डिस्टर्ब होने से आम पब्लिक का क्या हाल होता है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है ये पुलिस के अफसर अपने लोगों का शोषण कर रहे हैं, मैं आपकी 1961 वाली बात पे भी आऊंगा, जिस तरीके से पुलिस का सिपाहियों का शोषण कर रहे हैं, ये अफसरशाही आप सोचिए जो अपने परिवार, अपने कुंबे को नहीं ध्यान दे रही है। सबको पता है कि किस तरीके से ये बड़े अधिकारी अपने घर छोटे कर्मचारियों का किस तरीके से शोषण करते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो। एक एक सिपाही से घर की क्यारी खेती तक का काम लिया जाता है, घर का काम लिया जाता है। तो जब ये अपने परिवार, अपने पुलिसिया विभाग के लिए संवेदनशील नहीं है, तो ये आम जनता के लिए क्या संवेदनशील होंगे? और इसके डिस्टरबेंस से आम जनता परेशान होती है। अब आपकी बात पे मैं आऊंगा 1961 के कानून की बात। 1861 के कानून को आप देखिए कि 2005 में किस तरीके से उसको चेंज करने की कोशिश की गई कि पुलिस को लगातार छुट्टी दी जाए और राज्य सरकारों को कहा गया कि इसमें पुलिस की काउंसलिंग और पुलिस को छुट्टी की व्यवस्था की जाए, समय समय पे उनसे बात करने की व्यवस्था की जाए, उनकी मनोरंजन की व्यवस्था की जाए और उनको तमाम जो दूसरे विषयों के जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, चाहे वो सामाजिक लोग हो, उनसे उनकी वार्ता कराई जाए। इस प्रकार के सेमिनार पुलिस लाइन में समय समय पर आयोजन किए जाए, लेकिन किसी भी राज्य सरकारों ने इस टाइप को नहीं माना। जैसा कि बेंगलोर में और वो कर्नाटक में और जो है तमिलनाडु वगैरह में इस तरीके से पुलिस के साथ आंध्रा में होता है कि समय समय पे काउंसलिंग होती है। उत्तर प्रदेश में नदारत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही और एसआई, चाहे वो सीओ लेवल का अधिकारी हो, चाहे वो उसकी स्थिति इसलिए खड़बड़ है, मान्यवर मैं माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से थानों की राजनीति होती है, ऐसा कभी कांग्रेस के समय में नहीं होता। थानों की एक एक FIR और एक चीज के लिए जो है थाने पे नेता जाए, तो इसका बहुत बड़ा कारण है पुलिस प्रशासन में। ठीक। रविंद्र जी के पास चलने से पहले एक बार मैं ब्रजेंद्र जी के पास चलूंगा। ब्रजेंद्र जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी असीजा साहब ने कही कि हमारे समय में नहीं था, पुलिस सुधार के लिए हमने कहा, पुलिस सुधार किसी राज्य ने नहीं किया। उसमें मैं असीजा साहब की बात में कुछ चीजें जोड़ दूं।
ये आप 2005 की बात आप छोड़ दो, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में निर्देश दिया, तो उसे तो कोई माना ही नहीं। उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे, ऐसा नहीं है, कांग्रेस शासित राज्य भी थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन, प्रकाश सिंह साहब इस देश के बड़े आईपीएस अधिकारी थे। 1996 में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे पुलिस सुधार के लिए, और 10 साल की सुनवाई के बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश था जो आप बार बार कह रहे हैं कि पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त कर दिया जाए। पुलिस जो राजनीतिक दबाव में है उससे मुक्त कर दिया जाए, आधी पुलिस प्रणाली वैसे ही सुधर जाएगी। उसके बाद और तमाम सुझाव थे, लेकिन किसी राज्य ने उसको सुना नहीं, किसी ने नहीं सुना। सब जो है रद्दी टोकरी में डाल दिए उस सुझाव को। उसमें कांग्रेस शासित राज्य भी थे, तो इसलिए कोई यहां पर अपने आप को साफ पाक क्लीन चिट नहीं दे सकता है। इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे, गृह मंत्री रहते हैं 1998 में पूरे देश के सभी राज्यों को इंद्रजीत गुप्ता ने पुलिस सुधार के लिए निर्देश दिए थे, चिट्ठी जारी की थी, सुझाव दिए थे, सब डस्टबिन में चला गया। 1977 से 2021 आ गया। पहला आयोग पुलिस सुधार के लिए 1977 में बना था। सोचिए 1977 और 2021 कितने आयोग बने, कितनी रिपोर्ट आई, रिबेरो आयोग, इंद्रजीत गुप्ता आयोग, सब आयोग के जो है रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए, सब रद्दी के टोकरी में डाल दिए गए। ब्रजेंद्र जी, ये जो आयोगों ने सुधार दिए थे, तमाम सुझाव दिए सुधार के लिए, मुझे लगता है मैंने उनको कई बार पढ़ा और बहस में कई बार जिक्र किया। जब उन सुझावों को मैं पढ़ता हूं तो मुझे आज भी लगता है कि अगर उन पर अमल हुआ होता और पुलिस सुधार के दिशा में काम हुआ होता, तो आज की तारीख में जो सबसे निचले पायदान पर पुलिस विभाग में है और जो पुलिसिंग की रीढ़ है सबसे निचले पायदान पे, लेकिन वो पुलिसिंग की रीढ़ है, सिपाही और एसआई, उनकी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती अगर पुलिस सुधार हुए होते। पहली बात तो राजनीतिक दबाव से अगर पुलिस मुक्त होती तो इतना प्रेशर नहीं झेल रहे होते वो। दूसरी बात, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती, उनको छुट्टियां प्रॉपर दी जाती, एक ही पुलिस वाले को जांच में भी और कानून व्यवस्था में दोनों में नहीं झोंका जाता। ये सब पुलिस सुधार। आशीष सर, आपको रोकना चाह रही हूँ क्योंकि ओम प्रकाश पूर्व आईएएस अफसर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं चाहूंगी कि आप कुछ सवाल लें। ओम प्रकाश जी से यही सवाल मैं ओम प्रकाश जी से कर लेता हूँ, फिर विजेंद्र जी के पास चलूंगा। ओम प्रकाश जी, ये जो पुलिस सुधार के लिए कवायद 1977 से चल रही 2021 हो गया, इस पुलिस सुधार में कभी भी तमाम सुझाव निर्देश जो भी आए, रिपोर्टें आई, सब रद्दी के टोकरी में गई। और इस पुलिस सुधार का जो न होने का जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो पुलिसिंग की रीढ़ सिपाही और एसआई को झेलनी पड़ रही है। आखिर कौन इसका जिम्मेदार? आपसे सीधा यही सवाल है कि जिम्मेदार किसको माना जाए, अफसरशाही को या राजनीतिक दलों को? ओम प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, ओम प्रकाश जी तक आवाज नहीं जा रही। विजेंद्र जी आप बताइए, हम तक आवाज जाएगी तो बात करेंगे। हाँ, ये सब जो है गलतियां हैं कि जो सुधार नहीं हो रहा, राजनीतिक दलों की गलतियां हैं, और इन राजनीतिक दलों की गलतियों के वजह से ही मैंने एक विकल्प भी बना लिया राजनीतिक गलतियों का। राजनीतिक गलतियों का विकल्प बना लिया है कि राजनीतिक ये जब तक सुनेंगे नहीं, इनके सुनने का हमने एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया। अभी ये बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, और वो प्लेटफॉर्म का नाम है रक्षक जन मोर्चा पार्टी। इनको अच्छी तरह से हम बता देंगे कि आप पुलिस हित के लिए काम नहीं करोगे तो सरकार में नहीं रह पाओगे। रक्षक जन मोर्चा पार्टी वो उसी को जो है सपोर्ट करेगी जो वर्दी हित का काम करेगा, वर्दी हित की बात करेगा, वही राज करेगा। अभी हमारे प्रवक्ता जी भाजपा से जुड़े हुए थे, कह रहे 3 दिन पहले आदेश हुए। 3 दिन पहले की बात है तो गाजीपुर में एक सिपाही था, ओम प्रकाश सिंह, ग्राम बरहट, थाना सादियाबाद,
वो अपने उसका एक भाई की मृत्यु हो गई, दूसरा भाई बीमार था तो वो लेने जा रहा था गिलोय की लकड़ी। रास्ते में इंस्पेक्टर आया, कहां जा रहे हो? उसने कहा मेरे बड़े भाई मर गए, दूसरा भाई हमारा बीमार है, बहुत स्थिति खराब है, मैं गिलोय की लकड़ी लेने जा रहा हूं। बोले चलिए चलिए बाहर। जब उसने कॉलर पकड़ लिया, गाड़ी में डालने लगे, इसके बाद उसके ऊपर डंडा चला दिया। जब ये करने के बाद में फिर उसका दूसरा भाई रात में फिर बीमार हो गया, जो अभी भी बनारस में एडमिट है। अब बताइए, वो इतना फर्स्ट एड हो गया, उसने कहा हम आत्महत्या कर लेंगे। हमने उसको समझाया, मैंने एडीजी बनारस से बात की, एसपी देहात के पास 4 था पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, उनसे बात किया। उन्होंने कहा ठीक है हम कार्रवाई करते। 3 दिन का 4 दिन हो गए, अभी तक कोई कम से कम अगर गलती है तो लाइन हाजिर करते, सस्पेंड कुछ तो दंडात्मक कार्रवाई करते, ताकि और लोगों के समझ में आ जाता। किसी के साथ इस तरह मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अरे साहब जो है कोरोना से पीड़ित है, कोई दवा लेने जा रहा तो उसके साथ सहानुभूति इस्तेमाल करो, न भी डंडा। यहाँ तो डंडा इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, रविंद्र जी हैं क्या? बिल्कुल हूँ सर। रविंद्र जी, ये सुना आपने ब्रिजेंद्र जी की बात कि सिपाही अपने भाई के लिए गिलोय लेने जा रहा था और उसी पे लाठी चल गई, जबकि एक भाई मौत हो गई थी, दूसरा बिस्तर पे पड़ा था बीमार। पहले तो मैं ब्रिजेंद्र जी ने इतना इनिशिएटिव लिया, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह से कोई इनिशिएटिव लिया। दूसरी बात, मैं ब्रिजेंद्र जी के साथ में अपनी बात को जोड़ता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो इंस्पेक्टर ने आकर के उसको गाली दिया, ये किया, और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये 4 दिन पहले वाले ऑर्डर से उसको कोरिलेट कर रहे हैं। सर, मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर चीज बता रहा हूं कि सरकार या सरकार में बैठा हुआ कोई भी मुख्यमंत्री, मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बैठा हुआ मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन नहीं हो सकता है कि वो कहे किसी को ऐसे करो। ये व्यक्तिगत संवेदना आदमी के अंदर से आनी चाहिए, जिसकी कमी देखी गई है। आपने मैं इतनी डिबेट को मैंने सुना, और किसी राजनीतिक दल से तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी मैं बात करूं, लेकिन आशीष जी ने इतनी अच्छी बात की जो वास्तव में टेकन अप करनी चाहिए, जो हम लोगों को ले करके और उसको आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए, कि उनकी काउंसलिंग की बात होनी चाहिए, पुलिस की काउंसलिंग की बात होनी चाहिए, पुलिसिंग की बात होनी चाहिए। अगर ये एक्ट आया तो इसके एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद में तब से आज से 40 साल पहले अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद हुआ नहीं। ये चीजें टेकअप करने वाली हैं। और मैं विजयन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही गलत हुआ है, और ये जो इंस्पेक्टर ने जिसने ऐसा किया है उन्होंने भी पूरी तरीके से गलत किया है। ये उनकी संवेदनहीनता है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम जब इतनी संवेदनशील स्थिति में बैठे हुए हैं, उस टाइम अभी मैंने जी को सुना, आनंद जी को सुना और सलूजा साहब को सुना। सलूजा साहब ने भी है, इसके लिए और कौन तैयार है? तो अभी क्या हम अभी आलोचना आपके रविंद्र जी की आवाज रविंद्र जी रुकिए, आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ी है। ऑडियो रविंद्र जी की ऑडियो ठीक की जाए, तब तक हम आगे चलते हैं। हुदा जी के पास चल रहा है। हुदा जी, ये आपको मैंने जो मूल प्रश्न है उस मूल प्रश्न से हर आदमी भटक जा रहा है। मूल प्रश्न ये है, आपने भी जिक्र किया था, आनंद जी के पास गए, सलूजा साहब के पास गए। ये पुलिसिंग में अभी जो हमने उदाहरण दिए हैं, ये सिर्फ हम उसी के इर्द गिर्द रह जा रहे हैं। ब्रजेंद्र जी ने भी एक आध उसमें और उदाहरण जोड़ दिए। ये सिर्फ 2 या 3 आदमी की दिक्कत नहीं है। आपने अभी कुछ उदाहरण दिए थे आईपीएस के सुसाइड का, खुदकुशी का, वो गिनने के लिए 1-2 हैं। आप सिपाहियों का और एसआई के खुदकुशी का डाटा निकालिएगा जरा जी। मैं बता रहा हूं कि आप चौंक जाएंगी, हो सकता है रात में नींद ना आए। बिल्कुल, इतनी खुदकुशी के इतने मामले आते हैं सिपाही और एसआई के, और सिपाही और एसआई की खुदकुशी के मामलों में सबसे बड़ी बात यह है कि 99.9% बता रहा हूं, 99.9%
खुदकुशी के बाद जो चिट्ठी लिख के जाते हैं उसमें अपने उच्चाधिकारियों पर खुला आरोप लगा के जाते हैं। मानसिक दबाव। मैं 99.9% इसलिए बोला कि भूल चूक हो सकता है, 100% करने पे मुझसे ये नाराजगी हो जाए कि कोई एक केस ला करके मुझ पे ही फिर नया केस बनाया जाए, इसलिए मैं 99.9% कर रहा हूं। ठीक है जी जी। तो अपने उच्चाधिकारियों पे मुझे ये लगता है कि अगर सरकारों में संवेदना होती, साफ करो, अगर संवेदना होती, बाकी राजनीतिक बातें कि हाँ हर व्यक्ति को अधिकार है, आप सभी लोग अपने अपने मुखिया की तारीफ करिए, उसमें कोई भी मेरा हक नहीं है कि मैं रोकूं, लेकिन अगर जरा भी संवेदना होती तो इतने खुदकुशियों के बावजूद, उनके सुसाइड नोट पढ़ने के बावजूद इस दिशा में अब तक जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाया गया होता कि उनकी खुदकुशी कैसे रुके, उनकी जीवन शैली कैसे बेहतर बनाया जाए, उनकी पोस्टिंग जो बॉर्डर स्कीम के बारे में सोचा गया होता, उनके काम के घंटों के बारे में सोचा गया होता, उनकी छुट्टी के बारे में सोचा गया होता, अगर संवेदना होती। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये खुदकुशी में कई सालों से देखता रहा हूं। अभी मैंने 8-10 महीने पहले एक विषय पे बहस किया था, एक देवरिया में सिपाही छुट्टी मांगता रह गया और गर्भवती पत्नी मर गई, छुट्टी मांगता रह गया कप्तान के यहां। बड़ा तमाशा हुआ, मौत होने के बाद पता चला कि उसके एप्लीकेशन पे, लीव एप्लीकेशन पे साइन हो गए जी। आप बताइए, राजनीतिक दलों में क्या, राजनीति में, सियासत में इंसान की कीमत कुछ नहीं है, सिर्फ वोट की कीमत है। अगर इंसानियत आ जाए तो मैं कह रहा हूं न किसी सिपाही को कष्ट होगा, न किसी मास्टर साहब को कष्ट होगा, न किसी स्वास्थ्यकर्मी को कष्ट होगा, और न किसी प्रदेशवासी को कष्ट होगा। संवेदना की बात मैंने आईपीएस से शुरू की थी, ला रहा हूं सियासत पे। सबसे ज्यादा संवेदन शून्य सियासत हो चुकी है। बताइए हुदा जी। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही इस वक्त बात फरमाई कि हम लोग बात आईपीएस या ये सारी जो केसेस है ये तो सामने आ जाते हैं तो हम इनका उदाहरण दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सही मायने में जो सबसे बेसिक लेवल पे जो पुलिस फोर्स है, वो सिपाही जिन्हें कहते हैं, एसआई जो हो गए, उनकी इतनी बुरी स्थिति है हिंदुस्तान में, क्योंकि कहीं ना कहीं पहली बात तो उनकी सुनवाई होती नहीं है। जिस तरह भी जनाब फरमा रहे थे कि उनको अपने जो बड़े अफसर हैं वो छोटे बड़े कामों तक के लिए, घर के पौधों में पानी डालने से लेकर स्कूल में बच्चों को छोड़ने लाने तक का काम दे देते हैं। उनके पास वो जो एक्चुअल पुलिसिंग है, जो पुलिसिंग एक्ट है, उसी में अभी तो सुधार नहीं आया है। 2005 में पुलिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक मॉडल पुलिस एक्ट ड्राफ्ट किया था 1861 के, जो पुराने आर्काइक पुलिस एक्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहे उसको लैक ऑफ पॉलिटिकल विल कह दें, चाहे कोर्ट्स की थोड़ी सी, मतलब इसमें जितनी उनको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना चाहिए, कोर्ट्स भी उतना एक्टिवली इस मुद्दे को, इस इशू को लाते नहीं है। वैसे ही पुलिस और कोर्ट्स का एक मतलब आंकड़ा कभी कभी रहता ही है उनका। लेकिन ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में पुलिस फोर्स की इतनी बुरी स्थिति है। अभी रिसेंटली एक यूएन की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया की जो पुलिस है वो वन ऑफ द वीकेस्ट है पूरे दुनिया की कंट्रीज को मिला के। आप ये सोचिए कि हमारे पास तकरीबन सिर्फ 144 पुलिस अफसर्स हैं हर 1 लाख सिटीजन्स के लिए, और यूपी में तो ये आंकड़ा और भी कम है। यूपी में तो 100 से कम पुलिस वाले हैं हर 1 लाख सिटीजन्स के लिए, और वो सिटीजन्स का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ऑब्वियसली रोज राइज हो रही है, और कहीं ना कहीं जो पुलिस रिक्रूटमेंट से वो कम होते जा रहे हैं। तो हम लोग इतने अंडर स्टाफ हैं, इस अंडर स्टाफ होने की वजह से जो प्रेजेंट पुलिस पर्सनल है वो इतने ओवरबर्डन्ड हैं, उनके पास इतना ज्यादा काम है, तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाता। उस एक डिप्रेशन के और एक जो काम का प्रेशर है उसके अंदर इतने ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं। अब उनके पर्सनल नीचे कोई घर के मसले हो, आपने चाहे ये पुलिस सिपाही जिनकी गर्भवती पत्नी का बताया वो नहीं पहुंच पाए घर, इस तरह के न जाने कितने हजारों लाखों मामले अगर देखे जाएं तो सामने आ जाएंगे। कहाँ इनकी सुनवाई होती है? कहीं नहीं। क्या हम इन सिपाहियों की कभी कहानी सुन भी पाते हैं? बहुत कम। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल गया
तो ठीक है, नहीं तो हमें ये कहानियां तो कहीं ना कहीं पुलिस सिपाही सफर करके दब जाती हैं ये कहानियां। तो हमें चाहिए कि एक पूरा एग्रेसिवली पूरे हिंदुस्तान के पुलिस फोर्स को जायजा में लिया जाए। अगर हम बात यूपी की कर रहे हैं तो यूपी में मौजूदा सरकार को चाहिए कि वो पुलिस की जो जरूरतें हैं, जो उनकी निजी जरूरतें हैं, जो उनका अंडर स्टाफ होना है, यूपी पुलिस की रिक्रूटमेंट वैसे ही बहुत कम होती है और स्टेट्स के मुकाबले तो बिल्कुल ही बुरा हाल है यूपी का। तो हमें चाहिए कि हम पुलिस जो अपना पुलिस फोर्स है वो स्टाफ जितनी जरूरत है वो हम उसकी हायरिंग करें, उनको सेक्शन करें, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करें। हमें चाहिए इस वक्त 2.8 मिलियन पुलिस फोर्सेस चाहिए, वो पुलिस टू पॉपुलेशन का रेशियो को 185 पर पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो पे लाने पे, और हमें चाहिए बजटिंग में एक्सपेंडिचर चाहिए। अभी हम अगर पिछला कुछ टाइम को मैंने आंकड़ा निकाला था, 2011 से 2015 तक 4.4% हमारा जो बजटिंग एक्सपेंडिचर पुलिसिंग पे जाता था वो भी उसके बाद रिड्यूस होकर सिर्फ 4% हो गया, और ये रिपोर्ट है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की। तो इस तरह के अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो कहाँ मतलब पुलिस फोर्सेस का हम जो एक जायजा लेके उनका जो एक हमें जो स्थिति सुधारना है उसमें पॉलिटिकल विल चाहिए, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे किसी सरकार की तरफ से हो। आम आदमी पार्टी भी जब सरकार में आएगी, वो यूपी में आएगी या तमाम दूसरी जगहों पे जा कोशिश कर रही है, तो हम लोगों का एक बहुत मेजर प्रायोरिटी रहेगी कि पुलिस रिफॉर्म्स करना, क्योंकि पुलिस के पास ठीक है हुदा जी, ठीक है। एक अच्छी बात रही कि आप तमाम आंकड़े लेकर बैठी थी। कम से कम इन सुझावों को अगर रविंद्र जी एक चिट्ठी बनाकर लिख देंगे तो बहुत साल तक हो जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी कि इतनी पुलिस फोर्स होनी चाहिए, इतनी है। उम्मीद करूंगा कि लिखें। मैं बार बार कहता हूं कि वो नेता जो अपने आवाम की, अपने सुख दुख के साथी जो हैं, उनकी आवाज नहीं उठा सकता है तो उसे राजनीति नहीं करना चाहिए। हालांकि कर वही लोग रहे हैं राजनीति जिनको जनता के सुख दुख से मतलब नहीं है, इसीलिए संवेदन शून्य की बात मैं कर रहा हूं। एक छोटी सी बात, आखिरी बात मैं और ऐड करना चाहूंगी कि महिला पुलिस फोर्सेस, क्योंकि मैं एक महिला हूं तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज का जायजा लिया जाए कि पुलिस में महिला पुलिस फोर्सेस कितनी है। हमारे पास इतनी कम महिलाएं, हम देखते हैं यूपी में कहीं कोई क्राइम होता है महिला रिलेटेड होता है तो महिला अफसर बहुत कम होती हैं, मतलब ना के बराबर मौजूद होती है, और जो होती है वो बिल्कुल अंडर ट्रेन्ड होती है, उनको उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको उनके मेल अफसर जितना रुतबा नहीं दिया जाता। तो महिला पुलिस फोर्सेस पे भी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म। ठीक है हुदा जी, ठीक है। उतना ही नहीं है, उसमें मैं और जोड़ दूं कि महिला पुलिसकर्मी जो हैं भी, उनमें भी तमाम महिला पुलिसकर्मियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं अपने उच्चाधिकारियों पर। वो ज्यादा गंभीर, वो और गंभीर विषय है। ना हो भर्ती, वो ठीक है, भर्ती करके शोषण ना हो, भर्ती ना हो, ठीक है, घर में रहे, सुरक्षित रहे। भर्ती करके शोषण हो रहा है, उस पर भी कार्रवाई ना हो तो और गंभीर है। जी आनंद जी, ये काफी लंबा चौड़ा जो है आंकड़े और डाटा रखा हुदा जी ने। अभी हम आखिर में चलेंगे रविंद्र जी के पास। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। ये राजनीतिक में IAS IPS अधिकारी, नौकरशाह, अफसरशाही, सबकी संवेदनहीनता की बात कर लिया, लेकिन ये संवेदनहीनता का स्रोत जो लगता है ना, मूल स्रोत, जैसे संसार में हर जगह रोशनी आती है सूरज से, तो इस संवेदनहीनता का मूल स्रोत तो मुझे राजनीतिक नेतृत्व ही लगता है हमेशा। अगर राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हो तो सिस्टम कभी संवेदनहीन नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितना भी आप आज मौजूदा समय में है, क्या मानवता भूल चुकी है ये सरकार। राजनीति मतलब ये समझिए संवेदनशीलता कहीं है ही नहीं, और वही इनके अफसरों पे। मैंने आपसे पहले भी कहा, आज जो जितना सिपाहियों के ऊपर और दरोगा जी लोगों ऊपर मतलब बोझ होता है, आप खुद समझ सकते हैं। इनके पास में ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं एक प्रकार से। ये मरने से लेकर कोई भी काम हो, जनता का दुख हो या सुख हो, तो पुलिस के पास जाना पड़ता है और वो सबका काम करते हैं। मगर इन लोगों की मानवता खत्म हो गई है, जो कि 12-12, 14-14, 18-18 घंटे काम करते हैं। कि ये भी इंसान है, इनको भी समय सीमा तय की जाए, इनको भी छुट्टियां दी जाएं, इनके भी बाल बच्चे परिवार हैं। मगर ऐसा नहीं है। अफसर के मर्जी में मन में आएगा तो वो छुट्टी देगा, अगर उसके मन में नहीं आएगा, किसी सिपाही से, दरोगा से अगर उसका मन नहीं लगता है
तो उसको वो हफ्तों महीनों छुट्टी नहीं देगा। ये सब गैर कानूनी काम है। अगर मानवता नाम की इनके अंदर कोई चीज नहीं रह गई है। लिहाजा आपने देखा, अभी आपने बताया, मैं खुद बताता हूं, अभी कोरोना काल में ही जाने कितने भी सिपाही थे, दरोगा जी थे, उनके परिवार में कोरोना हो गया, वो नहीं जा पाए। हमारी कितनी महिला पुलिसकर्मी है जिन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा लिया। क्यों? उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था सिर्फ कि उनके ऊपर काम का इतना लोड था, परिवार की उनकी टेंशन भरी हुई थी, और साथ मतलब उनका जो अधिकारी था वो सुनने को तैयार नहीं था, उनके पीड़ित किया जा रहा था। वो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति से वो मतलब वो सोच नहीं पा रहे, मजबूरन उनको आत्महत्या के तौर पे गुजरना पड़ा। यही बात। हाँ बोलिए एक चीज और बोल लीजिए फिर मैं कहना बस सिर्फ यही चाहता हूँ मौजूदा सरकार से, ये क्या हम लोगों ने यही अच्छे दिन देखे थे? अरे तबाही की तस्वीर साफ नजर आने लगी है, पानी तो पानी, हवा भी बिकने लगी है, तूफान जयाद हो तो पत्तियां डूब जाती है, और अहंकार ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती हैं। कम से कम योगी जी अब भी आप समझ जाओ, अगर नहीं समझते हो तो आप कोई रोक नहीं सकता, आप जाएंगे। इसमें आपकी सारी बातों में ये जोड़ देता हूं मैं, इसीलिए मूल सवाल का जवाब मेरे नहीं आ पा रहा। ये सारा दुख दर्द सिपाही एसआई का 2017 से नहीं आया है, ये उसके पहले से है। ये 17 से नहीं आया। और फिर और सुनिए, और ये भी मैं बार बार कहता हूं कि कोई ऐसा नहीं है कि तख्त पे हमेशा बैठने के लिए आया है, सबका तख्त खिसकेगा और कोई बैठेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो जितने कड़वे सवाल आज मैं पूछ रहा हूं इनसे, उससे ज्यादा कड़वे सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा अगर नहीं सुधरा तो। नहीं, अरे आप कड़वे सवाल आपने पूछे हैं और हम लोगों ने काम करके दिखाया है, चाहे पुलिस के लिए हो चाहे किसी भी तबके के लिए हो। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने नई सोच के साथ उतरे थे और उन्होंने काम करके दिखाया, विकास भी किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मगर आज मैं पुलिस और सिपाही की बात कर रहा हूं, बस उसी पे, बस ठीक है। चलते हैं सलूजा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी, आप बोलिए अपनी बात। काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी देर से जो है आप अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, ये स्रोत क्या है। तो पहले एक जवाब मैं अपने मित्र सपा के जो आनंद जी बैठे हुए उनको बता दूं, ये वही पुलिसिंग है। आपको याद होगा आशीष जी कि विधानसभा के सामने से एक पुलिस उपाधीक्षक को जीप के ऊपर घसीटा गया यही समाजवादियों ने, और अभी आपको पता हो कुछ दिन पहले उन्होंने सुसाइड भी किया हो। तो ये इनकी पुलिस की व्यवस्था है। आपको याद होगा गया था और सुसाइड अब किया है। मैं बीच में बोल नहीं रहा हूँ, गया था। आनंद जी ये बोलने का तरीका नहीं, आप पहले सुनिए। यही आपको याद होगा कानपुर कर्नलगंज में घुस के जो है समाजवादी के नेता जो है निकाल रहा है पुलिस कस्टडी में जो है अपराधी पकड़ा गया था। तो ये ना बताएं कि हमारी सरकार में क्या था, उनकी सरकार में क्या। आपका मूलभूत जो सवाल है ये स्रोत क्या है। देखिए आशीष जी, जब तक एक दूसरे के पूरक नेता जो है, जो सरकारें हैं 3 दशक से, आप इसको ध्यान दीजिए, ये सरकार जो है डंडे के बल पे चलाना चाहते हैं। इनके अफसर इनके स्रोत हैं, और इनके जो मुंह लगे अफसर होते हैं, जो इनको खुश कर लेते हैं, जो इनकी सरकार को पूरी तरीके से चलाने का काम करते हैं, उनको ये जिला दे देते हैं, उनको ये बड़ी पोस्टिंगें देते हैं। वो फिर अपने हिसाब से अपने मातहतों को ट्रीट करते हैं, जिससे उनकी वो सुनते नहीं है। तो करप्शन तो ऊपर से नीचे आ रहा है। जब एक कप्तान अपने मुख्यमंत्री से बात करके जिला लेके आ रहा है, तो जब वो मुख्यमंत्री के बिल्कुल उस पर दबाव उस पर है, मुख्यमंत्री की पूरी फेत में है, तो कहां वो सीओ और एसआई और सिपाही की सुनेगा। वो तो मुख्यमंत्री के हिसाब से वो जिला चलाने आया है। मुख्यमंत्री को वो 2 महीने 4 महीने नहीं चलेगा, बदल देंगे, दूसरा लेके आएंगे। जब तक अफसरशाही जो है ये राजनीतिज्ञों को के आगे ये घुटना टेकना नहीं बंद रही, अपना करेक्टर नहीं बनाएगी कि नहीं साहब हमको कहीं रखो, लेकिन हम ईमानदारी से काम करेंगे, हमको पोस्टिंग की लालच नहीं है। आप कुछ ईमानदार अफसर को देख लीजिए, ईमानदार अफसर पुलिस लाइन में पड़े हैं, दूसरी जगह कहीं पड़े हैं, लेकिन वो किसी सरकार का घुटने नहीं टेक रहे हैं। तमाम अफसर जो कई बार आईपीएस हो चुके हैं, कई सालों से पड़े, उनको पोस्टिंगें नहीं मिल रही हैं। तो ये जो स्रोत जो आपका सवाल है आशीष जी, ये स्रोत वहीं से आ रहा है और ये करप्शन से आ रहा है। आपको पता होगा अभी कि जो है महाराष्ट्र का एक किस्सा हुआ है जिसमें एक डीजीपी को पकड़ा, कहा गया है कि इतने लाख रुपए महीने देना है। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं,
तो एक ये किस्सा है, मान लीजिए हर अधिकारी को कुछ ना कुछ राजनीतिक दलों को देना है, खुश करना है सरकारों को। तो जब तक करप्शन ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे वाले से तो ऊपर से वो लेके आए हैं, कुछ टारगेट लेके आए, नीचे वाले से लेंगे। और टारगेट उनको ये पता नहीं कितने दिन हमको रहना है जिले में, ये भी नहीं पता है कितने दिन में उनका बुरिया बिस्तरा बन जाना, कितनी जल्दी वो अपने आकाओं को खुश कर ले, कितनी जल्दी वो अपने को संतुष्ट कर ले। इसके पीछे जो है नीचे के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस विभाग में ही है और नीचे के जो भी कर्मचारी, उनका आशीष जी पूरी तरीके से शोषण हो रहा है और इसको आप भली प्रकार से जानते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी बहन अभी बैठी थी, कही थी महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में इतने सालों में किसी थाने में आज तक महिला बैरिक नहीं है कि कोई महिला सिपाही या महिला इंस्पेक्टर अगर रात की ड्यूटी कर रही है तो रात को उसमें रह सके। उसको कहीं से आना, हर थाने में महिला पुलिस है ना, आप बता दीजिए एक कमरा उसको दिया जाता हो कि वो रात को कहीं से ड्यूटी करके आए तो वहां रात की मान ड्यूटी करनी है उसको 12 बजे से 6 बजे तक की, तो रात को 9 बजे 10 बजे आके अपने कमरे में सो जाए, या 2 बजे रात को ड्यूटी खत्म हुई तो 2 बजे रात को वो अपने थाने में रह जाए, नहीं है। तो बातें करना और ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से बताना ये अलग अलग चीजें हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि ये आशीष जी राजनीतिक हस्तक्षेप जब तक समझ गया असीजा साहब समझ गया, और बड़ी ईमानदारी से आपको से आपने बात रखी। यही निष्कर्ष मैं इस बात पे बिल्कुल वो कहूंगा कि मैं पूरी तरह सहमत हूं कि सबसे पहले पुलिस को राजनीतिक एजेंडा साधने का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। पुलिस किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, मैं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पार्टी लाइन को आप किनारे करो, किसी पार्टी की सरकार हो, पुलिस सत्ताधारी दलों के राजनीतिक एजेंडे का टूल नहीं बनना चाहिए, हथियार नहीं बनना चाहिए कि राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए वो एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में, एक उपकरण के रूप में काम करे। सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए। आधा प्रेशर जो सिस्टम में ऊपर से नीचे की तरफ छनता हुआ आ रहा है प्रेशर, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब बाकी सुझाव के लिए सबसे पहले हम ब्रजेंद्र जी के पास चलेंगे, फिर हम रविंद्र जी के पास जाएंगे, क्योंकि ब्रजेंद्र जी का अक्सर ये पुलिस के हितों का मामला उठाते रहे और 3 पीढ़ियों का अनुभव है इनके पास पुलिसिंग का, 3 पीढ़ी पुलिस में गुजर गई है। ब्रजेंद्र जी कई बार बहस में आखिर तक ये निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। आज मैं भले डिबेट 10 मिनट बढ़ जाए, मैं इस निष्कर्ष पे जाना चाहता हूं, आप सलाह दो अपने अनुभव से। आपके पिताजी, दादाजी इसी पुलिस व्यवस्था के हिस्सा रहे हैं जी, आप बताओ कैसे सुधरेगा, आप बताओ। आज कुल मिला के बताओ, मैं नोट करता हूं और रोज मैं लिखूंगा या खबर चलाऊंगा कि ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे सुधरेगा। ये व्यवस्था सुधरेगी, ये आईपीएस ऑफिसर से डीजीपी है, ये जब तक ये अपने पद पावर का दुरुपयोग करना नहीं छोड़ेंगे व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। उसके उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि पुलिस अधिकारियों के दंड नियमावली नियम 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि निलंबित व्यक्ति को जिसकी कार्रवाई स्थगित नहीं कह सकता, तो ये जो है नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। अगर किसी कर्मचारी इनका साहब ये दाल खराब है, ये सब्जी खराब है, तो बर्खास्त कर दिया जाता है। अब बताइए, ये आपने तेज बहादुर सिंह का मामला सुना, सिर्फ उसे दाल रोटी बता दी थी, बोले बाद अनुशासनहीनता करती। इसी तरह पुलिस लाइनों में किसी नेता में पूछना चाहते हो प्रवक्ता भाजपा से कि आज तक तुम्हारे किसी भी नेता ने आज तक पुलिस लाइन मेस में जाकर के दाल रोटी देखी है कि पुलिस कर्मियों को क्या मिल रही है? आज ये बता दो, कोरोना काल चल रहा है, सब इंस्पेक्टर सिपाही का ट्रांसफर कहते हैं, आप कहते हैं हमारी आपकी सरकार कहती घर में रहो और भीतर से बात मत देखो। पुलिस कर्मी सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर जो है आप प्रयागराज से कर रहे हैं, गोरखपुर, प्रयागराज से कर रहे हैं मेरठ, और मेरठ से सिपाहियों ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ निलंबित पुलिसकर्मी का। क्या कोरोना काल में जायज है? इसको तुरंत ना सरकार से कह के रोका जाए। इस तरह से व्यवस्था तब सुधरेगी जब ये आईपीएस ऑफिसर से या बड़े अधिकारी अगर ये गलती करते हैं तो इनको दंड तत्काल मिलना चाहिए। बिना दंड के ये दंड तो हुए ही नहीं। जैसे सबों ने डीजीपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा लगा, साहब ट्रांसफर पे पैसा ले रहे ओपी सिंह। अब ओपी सिंह मुख्यमंत्री जी के बड़े खास आदमी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आप ऐसा क्यों कर रहे थे, कार्रवाई जाएंगे ना।
तो दोबारा फिर एक अधिकारी, 2-4 अधिकारी दंडित हो जाए, पूरा प्रदेश सुधर जाए, पूरी व्यवस्था सुधर जाए। ठीक है ब्रिजेंद्र जी, ठीक है। आशीजा जी हाँ बोल लीजिए आप, तभी मैं सलूजा साहब, हाँ जी बोलिए आप, तभी मैं चलूंगा। जो ब्रिजेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं, अगर एक बड़ा पुलिस अधिकारी डीजीपी लेवल का अपनी बात मुख्यमंत्री के आगे पूरी ईमानदारी से रखे और उसको ये न चिंता हो कि हमारी डीजीपी की कुर्सी चली जाएगी, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी सरकार इतने आसानी से किसी अधिकारी की बात को न सुने। ईमानदारी से जो ये अधिकारी हैं, इनको सरकार के आगे अपनी बात रख के और अपने नीचे के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए पत्र के माध्यम से कि हमने आपकी ये बात रखी है। आज तक कौन से अधिकारी ने, बड़े आईएएस या आईपीएस ने जो है अपने कर्मचारियों की या शोषण की बात अपने सरकार के आगे रखी है? इतना ही बात कहना रहा जी। रविंद्र जी, आपने पूरी चर्चा सुनी और आखिर में जो है ब्रिजेंद्र जी के आपने वो सुझाव सुने हैं। ये बताइए क्या इन पे अमल संभव है? बस मैं ये पूछ रहा हूं, संभव है? और कुछ पूछने का मतलब तो बनता नहीं कि आप करेंगे नहीं करेंगे, संभव है या नहीं है? देखिए आशीष जी, जो बातें सामने निकल के आई वो बिल्कुल संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज में बात, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं कुछ कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हाँ प्लीज। आपको मैं 2 मिनट का समय दिया, आपको 2 मिनट का समय दिया, बस कुछ होना चाहिए। लेकिन जी थैंक यू सो मच। मैं हुदा जी को मैंने सुना, आनंद जी को मैंने सुना, सलूजा साहब को सुना, ब्रिजेंद्र जी को सुना। सबको सुनने के बाद में जैसे आप वो स्रोत पूछ रहे थे ना, तो सर स्रोत क्या है मैं आपको एक सिंगल लाइन में बता देता हूं, पार्टी से हट के। स्रोत जो है उस दर्द का वो है डिमांड वर्सेस सप्लाई। आप इतने मंजे हुए पत्रकार हैं कि आप इसी लाइन में मेरा मतलब समझ तो गए ही होंगे, इसका मुझे बहुत इलेबोरेट करने की जरूरत है नहीं। दूसरा नहीं कर दीजिए, मैं चाहता हूं, सुनिए, मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं आपकी बात समझ के, इसीलिए मेरे चेहरे पे कुछ थोड़ा बहुत भाव भंगिमाएं बदली। लेकिन ये बहस मुझे समझने के लिए नहीं है, ये उन सिपाहियों को, उन एसआई को और प्रदेश को समझाने के लिए बहस है। तो मैं चाहता हूं कि आप एलिबरेट करो। आज आप कुछ भी दिल में छुपा के मत जाओ, आज समझना चाहिए, सबको समझाइए आप। मैं बिल्कुल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप एक चीज तो ये समझिए कि एक आईपीएस ऑफिसर जब बनता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वो आता है, वो सर्विस करने के लिए आता है, सर्वेंट के तौर पर आता है, नौकरशाह होता है। लेकिन जैसे ही उसको अपॉइंटमेंट मिलती है वैसे ही वो अफसर बन जाता है और मालिक बन जाता है। अब आप विश्वास मानिए, जो ये नौकर से अफसर बनने के बीच की पतली लाइन है, बस वही एक स्रोत है जिसका कारण है कि हमारे यहां पर ये जो उप निरीक्षक और सिपाहियों का ये हाल हो रखा है, या किसी सरकारी विभाग में सबऑर्डिनेट्स का ये हाल हो रखा है। दूसरा, मैंने एक लाइन बोली थी, डिमांड वर्सेस सप्लाई। हमारी राजनीति कब इसमें इन्वॉल्व हो जाती है? हालांकि बहुत संवेदनशील मुद्दा था, मुझे आज ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि आप बता दो, तो मैं बिल्कुल पार्टी से और व्यक्तिगत सब लाइन से हटके अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, इसलिए बताना बहुत जरूरी हो जाता है। डिमांड वर्सेस सप्लाई क्या है कि जब हमारे जितने भी आईपीएस आईएएस की ये डिमांड हो जाती है कि हमें 100 डिस्ट्रिक्ट चाहिए या हमें 100 पोजीशन चाहिए, तो सप्लाई मतलब पॉलिटिक्स से आती है। मैं इसमें कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सिंपल से एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपने अखिलेश यादव जी के कई सारे इंटरव्यू सुने होंगे, और जब उनसे ये पूछा गया कि एक फला आईएएस या फला आईपीएस अधिकारी ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया, तो उन्होंने छूटते ही सिंगल लाइन में जवाब दिया कि उसको मैंने अच्छी पोस्टिंग नहीं दी होगी। अगर जिसको याद नहीं है तो कई सारी उनकी डिबेट से वो सुन सकता है। ये कटाक्ष नहीं है, ये सत्य है, एक्चुअल में ये सिस्टम ही है। मैं वही कह रहा हूं, ये सिस्टम ही है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई। जब आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की डिमांड वहां से होती है, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई भी वहीं से होगी, और जब वहां पर सप्लाई की पावर होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड वहां पर भी होगी। तो जो ये चक्र है, ये डिमांड एंड सप्लाई का चक्र है, और ये आज से नहीं हुआ है। मैं शुरू में कह रहा था बहुत संवेदनशील मुद्दा लेकर के आशीष जी आज आए हैं। आज हम लोगों को एक दूसरे की भर्त्सना करने से बचना चाहिए। हम लोगों को वो बात करनी चाहिए जो वास्तव में रिफॉर्मफुल हो, जिससे एक रिफॉर्मेशन आए। और मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में कहता हूं कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने स्तर पे प्रयास कर रही है। एक लाइन में बस ऐड करूंगा कि अगर हम लोगों ने इसको फ्रंटलाइन नहीं माना होता पुलिसिंग को, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूपी में होमगार्ड नाम की एक चीज होती थी जिसको एज ए पियोन यूज किया जाता था, उसको सक्षम और समर्थ बनाने का पहला कदम, और ये आज नहीं उठाया गया है, ये आज से 3 साल पहले उठा लिया गया था कि होमगार्ड को भी सक्षम करना है। पुलिसिंग अगर नहीं हमारे पास पुलिस की कैपेबिलिटी है तो एटलीस्ट हम कहीं से तो एक सप्लीमेंट हायर कर सकते हैं ना। तो मैं इस चीज के लिए अप्रिशिएट करता हूं योगी सरकार को कि उन्होंने उस टाइम पे एक बुद्धिमानी का कदम उठाया था पुलिसिंग को। दूसरा, एक हुदा जी ने प्रश्न किया था कि एक यूएन की रिपोर्ट है जिसमें हमारे इंडिया की पुलिस को वर्स्ट पुलिस बोला गया है। मैं हुदा जी को थोड़ा करेक्ट कर दूं कि यूएन ने ऐसा कुछ भी, मेरे सामने तो कोई प्रिंट नहीं है, बल्कि मैं बता सकता हूं कि 2000 अभी 1.5 साल प्लीज जो अभी 1.5 से 2 साल पहले यूएन ने अपने इंडिया से कम 7 ऐसे स्टेट हैं जहां से यूपी मतलब कॉप्स को डिमांड किया था अपनी एक क्या नाम पीस आर्मी के लिए। तो हमें इस चीज का प्राउड भी है कि इतना कम होने के बाद भी हमसे पूरे ऑल ओवर इंडिया की पुलिस या जो भी लोग हैं बहुत अच्छे से हमें सर्व कर रहे हैं। दे आर वर्किंग 24/7 और हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। हाँ, कमियां कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर है, उन पर रिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हुआ है और उस पर रिफॉर्मेशन होने की जरूरत है। आशीष जी ने एक बात कही, पॉजिटिव बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आशीष जी ने बोला है, निश्चित ही मैं अपनी पार्टी में और अपने मुख्यमंत्री जी से लिखित में निवेदन जरूर करूंगा कि इसमें रिफॉर्मेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए और ग्राउंड की रिपोर्ट्स क्या हैं। अभी एक इसका समाचार पत्र भी आता है पुलिस मानवाधिकार का, उस पत्र में हर महीने बुलेटिन आता है, उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल्ड होती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने लोगों को कि वो कम से कम डिटेल लेकर के रिफॉर्मेशन और जो भी पुलिसिंग के एक्सपर्ट लोग हैं उनको क्या करके उनसे डिमांड ली जाए कि इसमें हम क्या एड ऑन करके इनको एक्सपर्टीज दे सकते हैं। एक सलूजा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि महिला पुलिस हमारे यहाँ पिछले बहुत वर्षों से है, दशकों से है, लेकिन उसके लिए एक भी पुलिस स्टेशन में कहीं बैरक नहीं है। आपने देखा होगा योगी जी की सरकार के आने के बाद में एक पिंक आर्मी करके योगी जी ने एक महिला ब्रिगेड को लाए पुलिसिंग में, उनको अलग सेपरेट थाना दिया, उनको सेपरेट बैरक दिया। मानता हूं कि अभी उसका एक्सपेंशन उस लेवल पे नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ एक प्लेटफॉर्म लिया गया है, उस पर स्टेप इन करेंगे तो निश्चित ही हम वो कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो सलूजा जी ने कहा कि हमारे यहाँ नॉर्मल पुलिस थानों में एक महिला के लिए बैरक तक नहीं होता है। ये ऐसी बहस में ऐसी चीजें निकल के आती है ना, तो मन करता है कि हमें अपने नेता को ये लिखना है, हमें अपने नेता को ये बोलना है। लेकिन हम जब सिर्फ भर्त्सना पे जाते हैं ना, कि सिर्फ आलोचना पे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ उससे आउटकम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। ठीक रविंद्र जी बोलिए। मैं एक बात ठीक करना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ ये बयान किया था कि यूएन ने फरमाया है कि इंडिया की पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो वन ऑफ द वीकेस्ट है ग्लोबली। मैंने ये नहीं कहा था कि इंडियन पुलिसिंग फोर्स में कोई खामियां हैं, जो कि ऑफ कोर्स हैं क्योंकि उनमें स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म नहीं आया है। लेकिन मैं उनकी बात ठीक करते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ कि यूएन ने कहा था कि पुलिस टू पीपल टू पुलिस पॉपुलेशन रेशियो जो है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमें रिफॉर्म्स चाहिए वो स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म चाहिए। हमारा मेन फोकस होना चाहिए जो हमारी पुलिस फोर्सेस अंडर स्टाफ है कि हमारे पास पुलिस फोर्स में भर्ती ज्यादा हो, उनके ऊपर जो बर्डन है इतना ज्यादा काम का, वो ओवर बर्डन कम किया जाए। ये बातें हम लोग ये बातें हमने की, सारी बातें आपने पॉइंट वाइज रखी हैं। मैं रविंद्र जी के बाद इस पे आऊंगा कि बतौर भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी धर्म निभाते हुए मैं स्वागत करूंगा। आज पहली बार मेरी इतने बहस में कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने वाला कोई व्यक्ति है जिसकी मैं तारीफ करूंगा कि अपने पार्टी धर्म को निभाते हुए उन्होंने ईमानदारी से सब कुछ कह दिया। अब उसमें मैं जोड़ देता हूं, जो उन्होंने कहा कि भर्त्सना किसी की नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये जो थाने और जिले बिकने वाली बात है, पहली बार डिमांड एंड सप्लाई वाला थाने और जिले बिकने की बात आपने कही। थाने और जिले हर सरकार में बिकते रहे हैं,
अखिलेश की आपने जिक्र किया, अखिलेश यादव सरकार की। इस सरकार में भी वैभव कृष्ण आईपीएस, चर्चित प्रकरण उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के अखबारों में छाया रहा जब तक मना नहीं कर दिया गया कि अब डाउन होना चाहिए। वैभव कृष्ण ने खुलेआम बताया वैसा कभी किसी सरकार में नहीं हुआ था, कि जिलों का रेट भी पता चल गया कि कितना रेट है। उतना तो कल्पना भी नहीं किया था, उसके पहले हम लोग सुनते थे अन्य सरकारों में, इसमें जब रेट सुना तब पता चला कि वास्तव में भाई जिला बहुत कीमती है। तो इसलिए जो भर्त्सना और लांछन, अगर सुधार चाहिए तो इन दोनों से बच करके अपने अपने गिरेबान में देखते हुए कि हमारे में कितनी कमियां हैं, हम उसको सुधार लें, वो होना चाहिए। ये सुधार बहुत जरूरी है। दूसरी बात, राजनीतिक संरक्षण, जो राजनीतिक एजेंडा पुलिस पर जो थोपा गया है उसको हटाना जरूरी है। तीसरी बात, जो संख्या आप कह रहे हो ना, एक अभी हुदा जी या सलूजा जी ने कहा था शायद कि कोई पुलिस लाइन के इतने जगह जाते हो आप लोग, दलित के यहाँ भोजन किए जरूरी है, पिछड़े के यहाँ किए जरूरी है, पुलिस लाइन में जाकर भोजन किया करिए हफ्ते में एक बार, पुलिस लाइन में जाकर भोजन किया करिए। सभी जिले में सांसद, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री लोग हैं, जाए करें वहां पे, और एक रात रुके भी, देखें कि छत कब गिर जाएगी पता नहीं है। कानपुर में सलूजा साहब अभी कितने दिन हुए जब कांस्टेबल की मौत हुई थी, पुलिस लाइन अभी 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने, 3 महीना 4 महीना जो भी हुआ होगा, छत गिर गई कानपुर में पुलिस लाइन में, कांस्टेबल की डेथ हो गई। ये अगर ऐसी घटनाएं, ये खुदकुशी, काम के दबाव में, अफसरों के दबाव में खुदकुशी, पॉइंट लिख लीजिए, ये निहायत शर्मनाक है। और आज की तारीख में मानवता के लिए, अगर हम मानव समाज, सभ्य समाज में रहते हैं तो कलंक है, कलंक है, कलंक। पहला ये। दूसरा कि पुलिस लाइन में जहां पे पुलिस वालों को रहने व्यवस्था है वो इतना जर्जर है कि छत और छज्जा गिर जाए और उसमें दब के पुलिस वाला मर जाए, ये भी कलंक है। तीसरा कि पुलिस लाइन का खाना खा करके वो तो शरीर दिन भर दौड़ाते हैं, धूप छांव खड़े रहते हैं तो झेल पाते हैं। एसी में बैठने वाले हम लोग जैसे नाजुक रहे, अब पुलिस लाइन में 3 टाइम खाना खा लेना, तो इस समय तो कतई न खाएं कि अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कुछ नहीं है, तो ये भी कलंक है। तो रविंद्र जी जब चिट्ठी लिखिएगा तो ये खुदकुशी पर एक प्लान बने, काउंसलिंग हो, उनको मानसिक रूप से पुलिस वालों को क्या प्रताड़ना है, उनको वीकली, पाक्षिक, महीने का, 6 महीने का कोई एक प्रोग्राम ऐसा बने जिससे ग्राउंड पे रहने वाले, धूप छांव, बरसात, जाड़ा, 5 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर होता है तब भी वही सिपाही रहता है, 45 डिग्री में जब सड़क आग उगल रही है ना, फेंक रही है, तब भी वो सड़क पे खड़ा हुआ है। तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए कोई एक बढ़िया प्लान आप एक्सपर्ट से समझ करके सभी यहीं पे बताइए, एक्सपर्ट्स बैठेंगे तो बहुत राय आएगी। यहीं पे 3-4 लोग राजनीतिक लोग बैठे थे, देखिए तमाम अच्छे अच्छे सुझाव आए। तो एक प्लान, उनकी काउंसलिंग, कम से कम अपनी जिंदगी अपने उच्च अधिकारियों के दबाव में और काम के दबाव में न गंवाए कोई। एक परिवार तबाह होता है खुदकुशी से, एक व्यक्ति नहीं जाता है, एक परिवार तबाह होता है। तो एक तो पहला इसकी प्लानिंग। ये निवेदन है, जब मैं पुलिस पे दोबारा बैठूंगा तो रविंद्र जी आपको जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि आज आप बैठे आपको बुलाऊंगा। अगर आप बहुत व्यस्त रहेंगे तो मैं डिबेट एक आध दिन टाल दूंगा, लेकिन मैं बुलाऊंगा आपको। हाँ, तो एक तो ये। दूसरा, जो काम के घंटे और छुट्टी, इस पे एक ठोस नीति बने। ठोस नीति बनना चाहिए कि काम का घंटा, ऐसे थोड़ा 18 घंटा पुलिस का सिपाही काम कर रहा है,
और बताऊं, मैं बार बार कहता हूं, ये पुलिस का सिपाही ये समाज में भी विलेन बनता है और अपने जो उच्चाधिकारियों की निगाह में भी जीवन भर विलेन रहता है। उसकी अपने उच्चाधिकारियों की भी गाली खाता है, पान सहता है और सामाजिक अपमान भी सहता है। वजह क्या है कि ये तो कोई देखता नहीं कि 18 घंटे से वो धूप में खड़ा है, दिमाग में झुंझलाहट है, अपनी परेशानियां हैं। अब जो आया बैरिकेडिंग तोड़ा, लॉकडाउन में निकला तो 3 लाठी दे दिया, 4 गाली दे दिया, वहां भी विलन बना और अपने सिस्टम में विलन है ही है। तो इसलिए इस विषय पे गंभीरता से कि काम के घंटे और जो है छुट्टी, इस पर ठोस नीति बने। और तीसरी, पुलिस लाइन में रहने की और खाने की, रोटी दाल सब्जी जो मिले दुरुस्त मिले, तंदुरुस्त मिले और रहने की व्यवस्था, छत मजबूत हो, गिरे ना, छत जानलेवा ना बन जाए, इतने पे कर लीजिए। बाकी पुलिस एक्ट, पुलिस सुधार करते रहिएगा, इतने पे कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, मैं आज तो ब्रजेंद्र जी को बुलाया हूं, मैं 1000 सिपाहियों से रायशुमारी करके दिखाऊंगा और सरकार की तारीफ पे 1 हफ्ते का दिन दे दूंगा। 1 हफ्ता सिर्फ तारीफ चलाऊंगा, सिर्फ तारीफ चलाऊंगा। मैं आलोचना करता हूं जितने द्वंद्व और निर्विकार होकर के ना, वैसे ही तारीफ 1 हफ्ते करूंगा। 1000 सिपाही, कम से कम 1000 सिपाहियों का जो है की रायशुमारी करके लाऊंगा और प्रदेश भर को सुनाऊंगा कि सिपाही खुश है कि नहीं है, और पक्का खुश होंगे, ये भी मैं दावा करता हूं। इतना कर दीजिए, पुलिस एक्ट में आगे सुधार करते रहिएगा। इतने से सारी पीड़ा, ब्रजेंद्र जी की भी सारी पीड़ा इसी से, छुट्टी नहीं मिलता, दबाव है, गाली ऊपर से दे देते हैं, अपमान ऊपर से हो जाता है। इतना कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करूंगा, मुख्यमंत्री जी धन्यवाद दूंगा, हफ्ते भर आपकी तारीफ करूंगा, इतना। और आखिर में एक वास्तव में जो जायज है और जिसका हक बनता है, आईपीएस संतोष कुमार सिंह, एसएसपी बुलंदशहर, एक बार मैं फिर सैल्यूट करता हूं उस अधिकारी को जिसने आज खुल करके अपने सभी उच्चाधिकारियों को, सब राजपत्रित गजेटेड अफसर्स, एएसपी, सीओ, सबको फटकार लगाई, अपने थानाध्यक्ष सबको, कि जाके फोन करो, जो घर में बैठे हैं सिपाही ना, जिनके घर में दुख है, उनका भी फोन करके पूछो घर में ठीक हो ना, दवाई की तो दिक्कत नहीं है, और फोन करके पूछो तुम दवा व्यवस्था नहीं कर पाओगे, मुझे पता है रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की नहीं कर पाओगे, मुझे बताओ, मैं उस सिपाही के लिए करूंगा। ऐसे आईपीएस हार्दिक अभिनंदन होना चाहिए, सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए। प्रदेश भर के आईपीएसओ से कहता हूं मैं, पूरे प्रदेश के, कि सीख लो संतोष कुमार सिंह से, सीख लो, सबक लो, इंसान बनिए, इंसान बनिए। प्रदेश अपने आप स्वर्ग बन जाएगा अगर आप सब इंसान बन जाएंगे और हम सब इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी ने अपने बिंदुओं को रखा, बहुत बारीकी से इस चर्चा में कुछ चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें सबसे अहम ये निकल कर के आया कि घंटों का निर्धारण होना कार्यों का बहुत जरूरी है। सिपाहियों की काउंसलिंग बेहद जरूरी है। उनकी, जैसे देखिए, अगर हम जीवन यापन करते हैं, घर अच्छा नहीं होता, भोजन अच्छा नहीं होता, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे, घर में परेशानियां हैं, तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके दिमाग में एक मानसिक तनाव उस दरमियान रहता है। उसी तरीके से ये खाकी वर्दी वाले भी हैं, ये सड़क के लोगों की भी सुनते हैं, ये खादी वर्दी वालों की भी सुनते हैं, ये अपने परिवार के दुखों को भी देखते हैं, जिसके बाद इनके मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाना बिल्कुल सामान्य सी बात है। बिना काउंसलिंग के अगर आप इनसे भी काम कराने का विचार करेंगे, तो जो कभी कभार आप बहुत ज्यादा उग्र रूप इनका देख लेते हैं, वो बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपके सामने आएगा। बिल्कुल जैसे आशीष सर ने इस बात को रखा भी कि अगर इन बिंदुओं पर भी सरकार थोड़ा सा चिंतन मंथन करती है तो जरूर एक बड़ा बदलाव, लेकिन इस बड़े बदलाव से पहले मानवता को हर बड़ा अधिकारी जो अपने से छोटे को ऑर्डर देता है वो जगा ले। अनुरोध है हमारा, यूसी न्यूज आपसे अनुरोध कर रहा है कि कम से कम इस मानवता की एक बिंदु को अपने जहन में जरूर जगाएं कि किसी की मां की मौत हो रही है इस कोरोना में, किसी का पिता कोई खो दे रहा है, किसी के बच्चे की डेथ हो जा रही है, किसी की बीवी खत्म हो जा रही है, किसी एक परिवार का सदस्य जाना मतलब पूरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटना होता है। ऐसे दौर में आप किसी से नौकरी करवाएं, ये अमानवीय है। मानवता को जगाएं, ये अपील जरूर प्रश्नकाल आज आपसे कर रहा है। धन्यवाद। यूसी न्यूज आप देखते रहिए। प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही।